नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंजीनियरिंग कंपनी की जो अरविंद लिमिटेड में से डीमर्ज हुई है। कंपनी का नाम है अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसके बिजनेस मॉडल के अध्ययन का अनुरोध हमें सत्येंद्र सिंह जी से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, अनूप इंजीनियरिंग की जो स्थापना है वो 1962 में हुई और बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी अरविंद लिमिटेड का एक पार्ट हुआ करती थी। और ये अरविंद लिमिटेड, जैसे आप जानते हैं कि लाल भाई ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। 2018 में अरविंद लिमिटेड का डीमर्जर हुआ और उस डीमर्जर के बाद दो अन्य कंपनियां पैदा हुई। तो एक कंपनी हुई ओरिजिनल अरविंद लिमिटेड, उसके बाद दूसरी कंपनी हुई अरविंद फैशंस और तीसरी ये जो कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल हम अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी कि अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो 2019 में, फरवरी 2019 में अनूप इंजीनियरिंग की लिस्टिंग हुई और ये अब NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। तो अब ये जानते हैं कि अनूप इंजीनियरिंग कंपनी आखिर करती क्या है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये कुछ बनाती होगी। तो क्या बनाती है? देखिए, ये प्रोसेस इक्विपमेंट बनाती है डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। अब ये प्रोसेस इक्विपमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो जैसे हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जी के लिए, मिक्स करने के लिए अलग बर्तन है, फिर ग्राइंडिंग के लिए यानी किसी चीज़ को पीसने के लिए अलग बर्तन है, फिर भूनने के लिए एक अलग बर्तन है, बेलने के लिए, चपाती बेलने के लिए वो अलग बर्तन है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, और जैसे एक प्रेशर कुकर भी है, वो प्रेशर वेसल है, उसमें प्रेशर से सब्जियां पकती हैं। तो ये जितने भी बर्तन हैं ये किचन में जो खाना बनाने की प्रोसेस हो रही है उसके लिए प्रोसेस इक्विपमेंट है। तो ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पर कुछ हाई प्रेशर एक्टिविटीज़ होती है। इतना ज़बरदस्त प्रेशर जो अगर फट जाए, तो कई बार आपने सुना होगा कोई बॉयलर फट गया। तो इस तरह की चीज़ें ये बनाते हैं। क्या क्या इनके एग्जैक्टली आइटम्स हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि इनके साइज़, यानी इनके जो प्रोसेस इक्विपमेंट की साइज़ है वो अत्यंत ही विशाल है। और कितनी विशालता इस बात की है वो आप ये समझ लीजिए कि 8 मीटर डायामीटर, 8 मीटर का डायामीटर, यानी करीब करीब 25-26 फुट का डायामीटर, मतलब गोलाई उसकी, उतना तो बड़ा। और लंबाई अगर देखें तो 30 मीटर की, यानी 100 फुट लंबा, इस तरह के इक्विपमेंट। और वज़न को देखें तो कोई 80 टन का, कोई 100 टन का, कोई 200 टन का। तो इस तरह के इक्विपमेंट, ये भारी भरकम इक्विपमेंट बनाते हैं। 1 टन में 1000 किलो होते हैं। अब आप इस चीज़ को एक उदाहरण से ऐसे समझें, बड़ी साइज़ को ऐसे समझें कि अगर आपको किचन में खाना बनाना है 2, 3, 4 जनों का, तो वो आसानी से आपके घर में बन जाता है। अगर आपको शादी में खाना बनाना है 100, 200, 500 आदमियों का, तो आपके लिए, उसके लिए बर्तन के साइज़ अलग हो जाती है। अगर कोई बहुत विशाल आपको लंगर करना है तो उसके लिए बर्तनों की साइज़ और बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है जहाँ पर हज़ारों किलो या हज़ारों लीटर माल एक साथ बनता है एक ही साथ, तो वहाँ पर इस तरह के विशालकाय चीज़ें जो है ना, या प्रोसेस इक्विपमेंट, वो आवश्यक हो जाते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर एग्जैक्टली ये क्या क्या बनाते हैं, और एक एक 2-2 लाइन में ये भी समझेंगे कि ये आखिर चीज़ें होती क्या हैं। तो देखिए, इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो हीट एक्सचेंजर से आता है और टोटल रेवेन्यू का 66% इनके हीट एक्सचेंजर वाला प्रोसेस इक्विपमेंट लाता है। अब हीट एक्सचेंजर क्या होता है? तो जैसे
हमने कई बार पहले भी बताया, हीट एक्सचेंजर का सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना, जो घरों में होता है, वो हमारी जो पानी गर्म करने की रॉड है वो है। वहाँ पर क्या होता है कि करंट उस पानी की रॉड में फ्लो होता है और पानी गर्म हो जाता है बिना करंट वाले तार को टच किए। करंट वाला तार जो है उस रॉड के अंदर होता है, गर्मी उस रॉड से बाहर आती है और वो पानी को गर्म कर देती है। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में कुछ चीज़ें, कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनको हीट एक्सचेंजर होते हैं। ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लीजिए कुछ स्पेशलाइज्ड हीट एक्सचेंजर्स हैं जिनको कुछ ही इंडस्ट्रीज़ बना सकती हैं, और ल्यूमिनस नाम की एक कंपनी है, उनके साथ कुछ स्पेशलाइज्ड हीट एक्सचेंजर बनाने का इनके पास लाइसेंस है। तो जैसे मैंने बताया 66% रेवेन्यू हीट एक्सचेंजर से आता है। इसके बाद जो 18.5% रेवेन्यू इनका आता है वो प्रेशर वेसल्स या साइलोस से आता है। अब प्रेशर वेसल क्या, तो जैसे आप उदाहरण के लिए समझ लें, जैसे मैंने उदाहरण दिया, जो किचन में एक छोटा कुकर है वो एक प्रेशर वेसल है, क्योंकि उसमें प्रेशर से कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ पक रही है। तो प्रेशर वेसल से इनका रेवेन्यू 18.5% आता है। इसके बाद कुछ रिएक्टर्स, कॉलम्स वगैरह जो हैं, वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 13.5% आता है। अब ये रिएक्टर्स क्या हुआ, तो रिएक्टर वो चीज़ है जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपको कोई दवाई बनानी है, उसमें 4 या 5 दवाइयों के कॉम्बिनेशन से कोई नई चीज़ बन रही है, तो उस चीज़ को रिएक्टर बोलते हैं, जहाँ पे चीज़ें रिएक्ट होती हैं। जैसे अपने कढ़ाई में आप प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह भूनते हैं और उसके बाद उसमें कुछ सब्ज़ी वगैरह और डालते हैं और सबको मिला के आपस में रिएक्शन करने के बाद एक नई चीज़ आपको मिलती है। तो उसी तरह की चीज़ ये रिएक्टर्स या सेपरेटर्स या कॉलम्स वगैरह हैं। एक कॉलम का एक स्पेशल यूज़ और भी है कि कॉलम जो होता है वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वाले जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने के काम आता है। तो रिफाइनरीज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। फिर सेंट्रीफ्यूजेस हैं, तो सेंट्रीफ्यूजेस और अदर्स जो इनके ये जो बनाते हैं उससे इनका रेवेन्यू लगभग 2% आता है। सेंट्रीफ्यूज का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो अपना मिक्सर है। उसमें जब अपन दही वगैरह डाल के उसको चर्न करते हैं, मतलब उसको मिक्सी को चलाते हैं, तो उसमें से कई बार ऐसा होता है कि मक्खन सेपरेट हो जाता है। तो 2 लिक्विड्स को सेपरेट करना या एक लिक्विड में जो मिला हुआ कोई सॉलिड है उसको सेपरेट करने की जो मशीन होती है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूज होती है। तो अब जान लेते हैं कि आखिर इनका रेवेन्यू कौन सी इंडस्ट्री से कितना आता है। तो जो इनका मेजर रेवेन्यू है वो हाइड्रोजन वाले जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स वाली जो कंपनीज़ हैं तो वहाँ से आता है। तो वहाँ पर इनका रेवेन्यू उस इंडस्ट्री से 30% आता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर से इनका रेवेन्यू पुनः 30% ही आता है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर से इनका रेवेन्यू 23% आता है। फर्टिलाइज़र सेक्टर से इनका रेवेन्यू 10% आता है। और केमिकल, पावर, वाटर और इस तरह के अन्य जो बाकी सेक्टर्स हैं इनसे इनका रेवेन्यू 7% आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स है, हाइड्रोजन, तो वो इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोकेमिकल, ये जो 3 एनर्जी के वर्टिकल्स हैं, यहाँ से इनका जो रेवेन्यू है ये करीब करीब 83% आता है। तो इन इंडस्ट्रीज़ का यानी एनर्जी वाला वर्टिकल एक तरीके से ये मेनली सर्व करते हैं। मार्च 2025 में इनका जो रेवेन्यू है वो 46% एक्सपोर्ट से आया और 54% जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से आया, यानी कि करीब करीब बराबर एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक इंडस्ट्री से बराबर डिमांड इनके पास आई। अनूप इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स के लिए एक बात मैं और बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया आपको, ये विशालकाय तो होते ही हैं, भारी तो होते ही हैं, इसके अलावा इनमें ज़बरदस्त प्रेशर अंदर क्रिएट होता है। तो जो भी इंडस्ट्री है वो जो है ना, वो उसके लिए अगर ये प्रोडक्ट में कुछ भी मॉल फंक्शनिंग हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो एक तरीके से जान और माल का ज़बरदस्त रिस्क होता है। तो इसलिए इनको कुछ सर्टिफिकेशंस भी लेने होते हैं। तो जैसे ये ISO सर्टिफाइड है पहली बात, तो फिर एक ये पेसो सर्टिफाइड है। तो पेसो क्या हुआ, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो ये सर्टिफाई करती है कि कहीं इनके जो
ये जो इंडस्ट्री है, ये जो इक्विपमेंट बनाती है, ये इनके प्रोसेसेस सही हैं और उचित हैं, और ये इस तरह के क्रिटिकल सेफ्टी इक्विपमेंट बनाने में ये सक्षम है। फिर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी अप्रूव्ड हैं, जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब ये जो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है, और ये क्या करती है कि जो भी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड बेसिकली कंसल्टिंग कंपनी है, तो ये क्या करती हैं कि जो इनसे कंसल्टिंग लेके इक्विपमेंट लगवाती हैं उनको ये इक्विपमेंट के बारे में ये सर्टिफिकेट देती है कि ये जो इक्विपमेंट है ये प्रॉपर है और फिट है, और यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस मिनिमम है, या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स को ये पूरा करती है। इसके अलावा ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स से भी सर्टिफाइड है। अब ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर का सर्टिफिकेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं ये आवश्यक हैं 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट्स और अप्रूवल्स मैंने आपको ये बताए, ये इसके बिजनेस के लिए क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि इसके बगैर ना तो ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, ना इनको कोई ऑर्डर मिलेगा, ना ये कोई एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं इनके क्लाइंट्स की। तो देखिए इनके जो क्लाइंट्स हैं वो रिलायंस, आईओसी, गेल, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, नायरा एनर्जी और इस तरह के कंपनीज हैं। तो बेसिकली सॉलिड कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस की या एनर्जी से वर्टिकल्स की या एनर्जी सेगमेंट की विशाल कंपनीज हैं। तो ये समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आपने इनका ऑर्डर पूरा कर दिया, इन कंपनी से अगर आपको ऑर्डर मिला और अगर आपने ऑर्डर फुलफिल कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट के जो चांसेस हैं वो बहुत ही मिनिमम है। यानी ऐसा शायद ही होगा कि कोई ये कंपनीज जो इनकी क्लाइंट्स हैं वो कभी इनको पेमेंट नहीं करें। फिर ऑर्डर्स जो है ना, तो अब जो विशाल का है, आपने इतनी चीज़ बनाई, तो वो चीज़ ऐसा तो है नहीं कि आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि ये जितने भी ऑर्डर हैं ये मेड टू ऑर्डर बनाए जाते हैं, यानी कि किसी कंपनी का ऑर्डर आता है, वहाँ पर ये उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन बना के देते हैं। इसमें एक रिस्क और भी है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एक बार आपने कंपनी से ऑर्डर ले लिया उसके बाद उसकी प्राइसेस चेंज नहीं होती। और इनका जो रॉ मटेरियल है मेनली वो स्टील है, और स्टील में भी कुछ ऐसे, इसकी स्टील के साथ ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, तत्व जिनको बोलते हैं, कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक या जिसको बोलते हैं जो रेयर जो मेटल्स हैं, तो उनकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ज़बरदस्त फ्लक्चुएट होती हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जैसे इनको ऑर्डर प्राप्त होता है वैसे ही ये अपने रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर दे देते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं 30% एडवांस ले लेते हैं, और उस 30% के एडवांस से इनका क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से वर्किंग कैपिटल को अरेंज करना पड़ेगा, और वर्किंग कैपिटल जो है वो एक कॉस्टली आइटम है, तो आपके मार्जिन्स उससे कम होते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि भाई 30% इनको अपने क्लाइंट से मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी फैसिलिटीज़ की। तो इनकी फैसिलिटीज़ बेसिकली 3 जगह हैं, ओडम में है, खेड़ा में है, और एक रिसेंटली इन्होंने जून 2024 में कंपनी एक्वायर की थी मेबल इंजीनियरिंग। तो ये जो इंजीनियरिंग है ये चेन्नई की कंपनी है, और इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर करने का उद्देश्य इनका ये था कि साउथ इंडिया में जो इनकी प्रेजेंस है इसको ये स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर इनके कुछ नए इनिशिएटिव्स की बात करें तो देखिए ये जो अभी तक काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, वो बड़े काम हैं, लेकिन वो जो ऑर्डर आते हैं वो इनफ्रीक्वेंट ऑर्डर होते हैं। मतलब जब तक कोई कैपेसिटी एक्सपेंड नहीं कर रही कोई एनर्जी की कंपनी, तब तक इनको ऑर्डर नहीं मिलते हैं, और फिर वो ऑर्डर मिलने के बाद नया ऑर्डर कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। तो बिजनेस में आपके फिक्स कॉस्ट जो है, यानी आपकी लेबर की, आपके प्लांट मशीनरी की जो कॉस्ट है वो तो हमेशा लगती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए कि इनको कभी अपना प्लांट खाली नहीं रखना पड़े, इन्होंने हाई वॉल्यूम और लो टाइम वाला, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें टाइम कम लगे लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है।
उससे इनका प्लांट जो है वो लगातार रनिंग में रहेगा। फिर क्या है, इन्होंने एक अनूप टेक्निकल सर्विसेज करके एक सर्विस अपना वर्टिकल भी शुरू किया है। उसमें क्या करते हैं कि जो इन्होंने प्लांट लगा दिए ऑलरेडी, उसके टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन और साथ ही में उसकी अगर माइनर रिपेयर हो तो वो भी ये कर देते हैं। तो ये हाई मार्जिन बिजनेस है। तो आप ये समझ लीजिए वो जो एएमसी वाला जो कंसेप्ट है ना, उस तरह का कंसेप्ट है, सर्विसिंग का कंसेप्ट। तो उससे क्या होता है, रेगुलरली इनको काम मिलता रहता है और उसमें सर्विसिंग में मार्जिन जैसे मैंने बताया वो भी ज़्यादा है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 741 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, जिसमें से एक्सपोर्ट 57% है, 43% जो है वो इनका डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है। अब यहाँ इनको जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एज ए ऑल्टरनेटिव फ्यूल, और अमोनिया जो कि फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होती है। तो उन इंडस्ट्रीज से इनको ज़्यादातर ऑर्डर मिल रहे हैं। इन्होंने जो अपना रेवेन्यू गाइडेंस दिया है वो मतलब 2026 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 जो करंट ईयर है उसके लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस है, तो इन्होंने ये कहा है भाई हमारा रेवेन्यू जो है ना वो 20% से बढ़ेगा। और इन्होंने ये कहा है कि डोमेस्टिक और जो आपके एक्सपोर्ट डिमांड हैं दोनों अच्छे चल रहे हैं। अब ये मैं बात करूं कि इनकी वीकनेस क्या है, तो देखिए ये जो है कंप्लीटली अपने सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल इंडस्ट्री सेगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि एनर्जी वर्टिकल से जैसे मैंने बताया लगभग 80 से ऊपर का इनको 80% से ऊपर रेवेन्यू इनका आता है। तो एनर्जी सेगमेंट से इनको डाइवर्सिफाई करना आवश्यक है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया 66% की डिपेंडेंट है हीट एक्सचेंजर से होने वाली रेवेन्यू का, तो इनको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना भी आवश्यक है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल साइकिल हैवी है। फिर रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन जो है, क्योंकि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं तो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन में भी इनको प्रॉब्लम आती है। फिर जियोपॉलिटिक्स जो टेंशन अभी चल रहा है, क्योंकि इनका रेवेन्यू जो है लगभग 50% के आसपास जो है एक्सपोर्ट से आता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अमेरिका में और जो जिस तरह के टैरिफ ट्रम्प साहब ने लगाए हुए हैं, तो अनसर्टेनिटी है अभी, तो वो भी एक इसका रिस्क है। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो बड़ी सबसे स्ट्रेंथ ये है कि ये लाल भाई ग्रुप की कंपनी है। दूसरी बात ये है कि 1962 से एग्जिस्टेंस में। तीसरी बात ये हाई बैरियर्स टू एंट्री है। हाई बैरियर्स टू एंट्री कैसे है कि देखिए इतने बड़े इतने विशाल इक्विपमेंट जो बनाती है कंपनी, वो हर छोटी मोटी कंपनी या कोई भी रन ऑफ द मिल या कोई भी ऑर्डिनरी कंपनी आके इनको कंपटीशन नहीं दे सकती। अब मार्केट कैप की बात करें तो 5500 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 20.5 है, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है। बहुत ही अच्छी बात है इस तरह की कंपनी जो मेड टू ऑर्डर करती हैं। और पी लेकिन इसका 47 है। 3 साल की सेल्स 35% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट जो है वो 23% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 41% है, FII के पास 5% है, DII के पास 15% है और पब्लिक के पास 39% है। तो देखिए ऑल इन ऑल कंपनी एक अच्छे ग्रुप की अच्छी कंपनी है, स्पेशलाइज्ड कंपनी है, प्रोसेस इक्विपमेंट इंजीनियरिंग कंपनी है। और एनर्जी का जो ट्रांजिशन है ना, मतलब जो फॉसिल फ्यूल या जो पेट्रोलियम के जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है न्यू एनर्जी में, जैसे ग्रीन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे सोलर हो, चाहे अन्य तरह के ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी के सोर्सेस हैं। तो वहाँ पर जैसे जैसे ये इंडस्ट्री शिफ्ट होगी वैसे वैसे ही इनके प्रोसेस इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन आप ये समझिए कि ये सारी इसकी ग्रोथ की कहानी है, ये इसके प्राइस में और पीई में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कभी भी आप इस कंपनी को कंसीडर करें तो आप इसके पीई को अवश्य देख लें। मेरी इस शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। कृपया अपना स्वतंत्र एनालिसिस अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।